Hello students, welcome back to the Tantray classes. Presently we are delivering lectures on gravitation and today's lecture is on potential energy and conservative fields. First of all, we will define what is potential energy. You must know potential energy and conservative fields are related. Potential energy and conservative forces, they are quite related. We define potential energy of an object in a conservative field. We don't define potential energy of an object due to frictional force because frictional force is not a conservative field. We have potential energy of an object in the gravitational force. We have potential energy of an object having some charge in electrostatic field. We have potential energy of an object attached to a spring because spring is also a conservative field where total mechanical energy is conserved. So potential energy and conservative field, there is a relation between them. But before I establish that relationship, I must tell you the definition of potential energy. Potential energy is the energy possessed by a body when it is in the given field, when it is in the given conservative field. जब कंजर्वेटिव फील्ड में होगा ऑब्जेक्ट तभी हम कहते हैं कि इसके पास एक एनर्जी होता है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of two bodies if they are under each other's force, conservative force. So the energy due to position of an object in the given conservative field. Potential energy is the energy possessed by a body by its position, by virtue of its position in the given field. ग्रेविटेशनल फील्ड में ये कहाँ है, किस पोजीशन पर है, तो उस पोजीशन के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ potential energy what's a conservative field? What's conservative field? पहली बात ये कंजर्वेटिव फील्ड कुछ ही फील्ड्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको हमें डील करना है. वो है ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स भी कहा जाता है, फील्ड भी, ग्रेविटेशनल फील्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और स्प्रिंग फोर्स भी, स्प्रिंग फोर्स. These three fields are conservative fields. We call them conservative fields or conservative forces. इनमें क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या ऐसी खासियत है? खासियत यह है कि एक ऑब्जेक्ट अगर कंजर्वेटिव फील्ड में है तो पहली बात यह है कि उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजर्वेटिव फील्ड. इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. दिस सम ऑफ द टू एनर्जीज टोटल में मैकेनिकल एनर्जी है. तो कंजर्वेटिव फील्ड में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है. ऑब्जेक्ट किसी तरह से भी मूव करता हो इन द गिवन फील्ड, लेकिन उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. सो देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंजर्वेटिव फील्ड्स. तो वो प्रॉपर्टीज का एटलीस्ट कुछ प्रॉपर्टीज में लिखना चाहूंगा जो जिसमें सारा कुछ आ सकता है, उसमें सारा कुछ आएगा. पहली बात यह है कि देखो कंजर्वेटिव फील्ड में एक बात यह है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट अगर आप रिलीज ग्रेविटेशन में करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन साथ में इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. तो सम ऑफ द टू फील्ड्स रिमेन्स कांस्टेंट. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ये पहली बात है. इस कंजर्वेटिव फील्ड में ऐसा कुछ होता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. दूसरा ये इसका प्रॉपर्टी है कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाते हो लेकिन वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हो तो टोटल वर्क डन विल बी जीरो. सो टोटल वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ, ओवर ए क्लोज्ड लूप इज जीरो. Total work done by the field on an object over a closed path is zero.
ये भी कि वो इसी का एक हिस्सा है, वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। अगर आप इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट जाओगे, सीधे एक ऑब्जेक्ट को लेकर के यहां से यहां ले जाते हो, ए से बी तक, इस ऑब्जेक्ट को मास m इसका हो, इस पाथ से ले लो या इस पाथ से ले लो या इस पाथ से ले लो, किसी भी पाथ से ले लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, द वर्क डन विल बी द सेम, सो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट। और डी है ये कि अगर 2 पॉइंट्स है, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लिया है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी, सपोज यहां लिया ऑब्जेक्ट, इसका यहां पोटेंशियल एनर्जी U2 है और यहां इसका पोटेंशियल एनर्जी U1 है। आपने इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लिया है थ्रू एनी पाथ, बिकॉज वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज तो होगा क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, नेगेटिव, और ये डेल्टा W है वर्क डन बाय द फील्ड। ये भी एक चीज है, ये 4 चीजें आप याद रखो और सारा कुछ इसी से हो जाता है, ठीक। सो total mechanical energy remains constant in the given conservative field, total work done over a closed path is 0, and work done between the 2 points is path independent, and change in potential energy when you get an object from one position to another position is negative of the work done by the field. This is some property. Now point number 2, अब जब मैंने ये भी आपको कहा कि change in potential energy is equal to minus delta W, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को आप जब लेते हैं फील्ड में, ग्रेविटेशन में या कंजर्वेटिव फील्ड, कहीं भी कंजर्वेटिव फील्ड जहां कहीं भी हो, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू सेकंड पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जब आप उसको चेंज निकालते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने फील्ड ने कितना काम किया। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू work done by the field, negative of the work done by the field. This is the base rule. तो ये इतना पावरफुल इक्वेशन है, इसको साबित भी करूंगा मैं in a moment. I want to prove it in a moment because ये बेस इक्वेशन ही सारा कुछ करता है. This base equation will solve all the problems in conservative field. So this is very important equation which I will prove it in a moment. But before proving it, I want to extend it. I want to make some other formulas out of this. वो भी आप याद रखेंगे, लेकिन इसको जो मैं प्रूव करूंगा because this is very fundamental and very important equation. तो अब जरा देखो, अगर मैं ऐसे कुछ करूं, the same equation, change in potential energy of the object at final position minus potential energy at initial position is minus work done, अगर आपको याद होगा, that is integration of force or displacement. Integration of force, F dot dr, integration F R1 to R2 from position R1 to position, ये भी इक्वेशन है. तो जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे या पोटेंशियल एनर्जी भी अगर निकालोगे तो ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा. आपको फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द पाथ फ्रॉम R1 टू, फोर्स दिया होगा और 2-3 स्टेप का इंटीग्रेशन करना होगा, तो आपका काम हो जाएगा. अच्छा, तो ये इक्वेशन इसी से यही इक्वेशन है, सिर्फ वर्क डन का ये लगाया अपना फॉर्मूला जो है. अब और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो इंटीग्रल फॉर्मूला है. हर एक इंटीग्रल फॉर्मूला डिफरेंशियल काउंटर पार्ट होता है. हर एक इंटीग्रल फॉर्मूला जो आपके पास है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी उल्टा करके होता है. तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्स एंड फोर्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका उल्टा इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूंगा, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr. ये है वो इक्वेशंस जो सारा हर एक कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए ये 3 इक्वेशंस हम यूज करते हैं. है तो ये एक ही इक्वेशन. दिस इज द सेम एज दिस. व्हेन दिस इज द इक्वेशन देन यू कैन राइट दिस काउंटर इक्वेशन. फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इज द डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, मींस इट इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. फोर्स इज, ये इस इक्वेशन का मतलब ये है कि फोर्स इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. फोर्स इज gradient
of potential energy. अगर एफ एक्स निकालना हो तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अगर एफ वाई निकालना हो तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू वाई. अगर एफ जी निकालना हो तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को विद रेस्पेक्ट टू जेड. बस दैट इज ऑल. वंस यू नो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड यू कैन फाइंड एफ, because f is I f x j f y k f z. So this is the base equation. This is same as this, and this is the differential equation of this integral equation. अच्छा, अब चूंकि ये base equation है, इसको मैं I will prove it in a moment. I want to prove this equation in a moment, and possibly then I will proceed ahead with this equation so that everything becomes clear. Okay. Third point, I want to prove this equation u2 minus u1 is equal to minus delta w. क्या है ये equation? This equation is change in potential energy of an object in the given field is negative of the work done by the field. This is the base equation. So let me prove it in a moment. Suppose it is surface of the earth. An object is falling from height h1, mass m, and this object is falling onto the ground. And object falls and falls, reaches here to the height of h2. This is h1 height. This distance is h1 minus h2, and downward force is mg, mass into acceleration due to gravity. This is the force. Now tell me, what is potential energy here at this position? According to previous knowledge that you may have, it is mgh1. Although this is the simple equation, it is not the. This is the potential energy when g is taken to be constant. But we have a general equation for potential energy that I will give you in a moment. But this is the equation for potential energy with respect to ground. If 0 is taken to be 0 potential energy, अगर यहाँ 0 लिया जाए तो ये mgh1 is mass का potential energy due to its position h1. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि acceleration due to gravity is supposed to be constant, although it is not. It is not constant. If you go very, very high into the space, acceleration due to gravity changes. अच्छा, okay, what is the potential energy when the object is here? That is mgh2. Can I find the change in potential energy? That is u2 minus u1. u2 is this, u1 is this, because initially it was here and finally it is here. What is u2 minus u1? That is mgh2 minus mgh1. That is u2 minus u1 is equal to mgh1 minus h2. Okay. Now what's the work done when the body falls from here to here? Delta w by field. कितना किया काम mg ने जब बॉडी यहां से यहां फॉल होता है? सीधी सी बात है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? h1. ये तो h2 है, ये h1, गलती हुआ. सो इट इज mg इज h1 माइनस h2 डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधे से दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन इज mg. तो अगर मैं इन दो का आप रिलेशन निकालूं तो अच्छा ये कर लो, यहां पर देखो आप, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू mg, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव निकालो बाहर, mg, फिर ये h1 माइनस h2 होगा. और देखो तो ये तो इसके बराबर है, डेल्टा w के बराबर. सो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा w. तो ये अब साबित हो गया इवन इन द सिंपलर केस कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड. राइट. अच्छा, अब आगे जाकर के क्या इससे क्या होने वाला है? what will happen due to this? Okay, fourth point, let me prove that total mechanical energy in the conservative field remains constant. Let me prove it in a moment, because now we have the expression for, we have the equations for potential energy. We do have the equations for kinetic energy also, because we have already done work, power and energy with the students on the YouTube. There we know change in kinetic energy is work done by all the forces. So I will mix the two and see what happens. I will mix the two and let me see what happens. Okay. Fourth point.
Fourth point, how total magnetic M is constant in case of conservative fields. Let me see. Let me prove it in a moment to make the things clear at the base level. We know change in potential energy is equal to minus delta W. Work done, negative of the work done by the field. We already know by work energy theorem. In work energy theorem, what we do? Change in kinetic energy, K2 minus K1, that is change in, is work done by all the forces, including the conservative forces. I want to mix it with the conservative forces. Change in kinetic energy is work done by all the forces. All the forces means also by the conservative forces also. So I am connecting that conservative force with this conservative force. So let me add them up. What is this? U2 plus K2 minus U1 minus K1 is equal to this plus this 0. So that means U2 plus K2 minus करके कॉमन निकालो इनमें U1 plus K1 is equal to 0. That is M2, total mechanical energy at position 2 minus total mechanical energy at position 1 is equal to 0. That simply means M2 is equal to M1. Mechanical energy at position 2 is the same as mechanical energy at position 1. तो इससे यह साबित हुआ कि total mechanical energy in the conservative field remains constant. Okay? Now let me go to the fifth point. Why not find potential energy in some simple cases? Potential energy of two-body system, potential energy of three-body system. Then we can extend to the bodies. Potential energy of an Earth and a Mars system. Then we can go what is the potential energy of the Earth itself. But let me pick up the simple cases first. Fifth point. Let me pick up the simple cases. Fifth. Potential energy of two-body system. Potential energy of two-body system. We know what equations we need to use. U2 minus U1 is equal to negative of the work done by the fields. तो वो इक्वेशन लगा करके अगर मुझे ये मास M1 है, ये मास M2 है, ये आपस में फील्ड में है because they attract each other because of gravitation, उस वजह से इनके सिस्टम, ये जो सिस्टम है दो मासेस का, तो they possess potential energy. If we hold them like this, we release them, they will attract each other, means their potential energy will convert into kinetic energy. Because total mechanical energy has to remain constant anyhow. तो जो इनका potential energy है, that is U equal to minus G gravitational constant M1 M2 by R. ठीक, this is the answer to the question. मगर यहां पर क्या हम करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी को एक जगह डिफाइन करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी दूसरे जगहों पर निकालते हैं. जैसे अगर मैं इन दो मासेस को इन्फिनिट डिस्टेंस ले जाऊंगा दूर, जहां वो एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, when they don't create force on each other because when we remove them far off, तो उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिट पोजीशन इज डिफाइंड टू बी 0. So what is potential energy of two mass system? These masses is 0 if R tends to infinity. That is all. तो ये डिफाइंड है, ये ऐसा नहीं कि हमने कैलकुलेट किया है potential energy at infinity is 0. Potential energy at infinity is taken to be 0. It is reference point. We take it as a reference. तो जब इन्फिनिटी पर 0 है तो बाकी जगहों पर हम निकालते रहेंगे. ठीक, तो ये दो बॉडीज का पोटेंशियल एनर्जी है. अच्छा, सो अगर तीन बॉडीज है, every pair of bodies will interact with each other. So तीन बॉडीज के लिए मैं निकाल कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए. तीन बॉडीज के लिए let me take the three bodies. Sixth point. Sixth point, अगर मेरे पास ये तीन बॉडीज है, चलो ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी, तो चार बॉडीज लेंगे तो टर्म्स बढ़ जाएंगे. बॉडी नंबर 1, चलो M1 कर दो इसका मास, M2, M3, ये डिस्टेंस है R12, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, ये डिस्टेंस है R23,
ये डिस्टेंस है R13, 1 और 3 के दरमियान। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पहले ये मास जो है, मास m1, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ पेयर बनाएगा? m2 के साथ और m3 के साथ पेयर बनाएगा। इसके साथ इंटरेक्ट करके फोर्स पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करके थ्रू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करेगा। अब m2 किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? m1 और m3 के साथ। लेकिन m1 तो पहले ही आया, तो दैट मींस m3 विल ओनली इंटरेक्ट विद m2 विल इंटरेक्ट विद m3। ये m2 m1 के साथ भी इंटरेक्ट करता है, लेकिन वो पेयर पहले ही आया। तो m3 किसके साथ? m1 और m2 के साथ। लेकिन m1 के साथ भी पेयर आ गया, m2 के साथ भी पेयर आ गया, तो इट विल इंटरेक्ट विद नन। सो फर्स्ट विल इंटरेक्ट विद 2 and 3, सेकंड विल इंटरेक्ट विद 3, थर्ड विल इंटरेक्ट विद नन। अगर हमारे पास 4 बॉडीज है तो क्या करेंगे? 1 इंटरेक्ट विद 2, 3, 4, 2 विद 3 and 4, 3 विद 4, 4 विद नन। जो लास्ट है उसके आगे जब कुछ नहीं आता तो दैट विल इंटरेक्ट विद नन, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी इंटरेक्टेड। तो अब यह मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूं। देखो, दिस इंटरेक्ट्स विद दिस एंड दिस, तो लिखो इक्वेशन -g m1 m2 by r12, डिस्टेंस बिटवीन देम माइनस ही है तो प्लस, लेकिन आगे जाकर माइनस, वो माइनस ही होगा। g m1 m3 by r13, इसके साथ इंटरेक्ट हुआ। अब m2 m3 के साथ -g m2 m3, ये वाला बाय r23 आंसर। तो अगर 4 बॉडीज होंगे तो टर्म्स बढ़ जाएंगे, बट यू हैव टू टेक दिस रूल। फर्स्ट इंटरेक्ट्स विद रिमेनिंग, सेकंड विद रिमेनिंग, थर्ड विद रिमेनिंग, अगर होगा आगे जाकर के कोई। सपोज हमारे पास 5 बॉडीज है, तो हम ऐसे बनाएंगे पेयरिंग। 1 इंटरेक्ट्स विद 2, 3, 4, 5, 2 इंटरेक्ट्स विद 3, 2 with 3, 4 and 5, 3, 4 and 5, 4 with 5 and last with none, because उसका pairing हो गया पहले। So this is the total potential energy of this system of 3 masses at this। चलो मैं और एक चीज बताता हूं, और एक मतलब शॉर्टकट, इसका एक और शॉर्टकट है, वो ये है कि अगर 3 बॉडीज ऑफ इक्वल मास है, अगर पेयर्स रिपीट हो जाते हैं, मासेस इक्वल है और डिस्टेंसेस भी ऑलमोस्ट 6th पॉइंट 7th पॉइंट, जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मास है, ये मास है, ये मास है, ये m है, दिस इज m, दिस इज m, दिस इज l, दिस इज l, दिस इज l। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी इन दो के दरमियान? -g m1 m2, दैट इज m स्क्वायर बाय l, राइट। तो अब you have used no m same, l as the same. What you do here? Just count the distances. This is one distance, this is second, this is third. You have to count them. When you count them, write 3 answer. You just write the number of distances. That time is gm square by l. So with this I end my lecture, but this will continue so that things become clear to you. Don't forget to watch my lectures on the YouTube on these topics, and also I am discussing challenging problems every now and then, and you continue to watch them. Thank you.